स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव हमने स्टार्ट किया था, और उसमें कल जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो पॉइंट फिक्स होते हैं, जैसे गिटार की एग्जांपल ली थी, तो उसमें दो एंड्स फिक्स होते हैं और उसके बीच में स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, तो वो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स होती हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, एक ही बात है। और इसमें हमने सिंपल एक चीज ऐड की थी कि इनमें नॉड्स होते हैं, मतलब जो फिक्स पॉइंट होते हैं उन्हें नॉट कहेंगे, और जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो एंटी नोड। और इसमें यहाँ पर एक रेगुलर लाइन ड्रॉ की है स्टैंडिंग वेव में, और एक डॉटेड। डॉटेड का मतलब वो उसकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो तो वो स्ट्रिंग आपको दो जगह नजर आ रहा होता है, बेसिकली अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। तो उसकी रिफ्लेक्शन होती है जो कि फास्ट मूवमेंट की वजह से आपको नजर आ रही होती है। ठीक है। और इसके अलावा अब आज हमने इसमें ये कवर करना है कि अगर एक एंड ओपन रखा जाए और एक एंड क्लोज रखा जाए तो किस तरह का सिनेरियो होगा। ठीक है, तो आज वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये बोथ एंड क्लोज का केस था, और अब जो है वो बोथ एंड ओपन का केस डिस्कस करेंगे। अच्छा, बोथ एंड ओपन आप अगर देख लोगे तो आपको जो कल वाला था वो भी आइडिया हो जाएगा उन चीज़ों का कि वो हमने कैसे कवर किया था। तो इसमें भी वही सेम इंफॉर्मेशन होगी, बस थोड़ा सा उसमें ये डिफरेंस था, वहां पर फिक्स दोनों एंड थे, यहाँ पर एक एंड फिक्स है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम होंगी। तो वन एंड ओपन। वन एंड क्लोज। तो अगर एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज रखा जाए, और इसमें भी वही दो कैटेगरीज बनाएंगे जैसे कल बनाई थी, कि एक कंडीशन में हम लेंथ को चेंज करके देखेंगे और एक कंडीशन में हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ वाले केस के साथ डिस्कस करते हैं। चेंजिंग लेंथ। अच्छा, इसको एयर कॉलम का भी नाम दिया जाता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक पाइप है, फॉर एग्जांपल पाइप के एक एंड को आपने क्लोज किया हुआ है और एक एंड ओपन है, वहां पर आपने एक अलार्म क्लॉक रख दी या एक आपने स्पीकर कनेक्ट कर दिया, तो वहां से जो साउंड जा रहा होगा तो दूसरी साइड ब्लॉक है, एक साइड ओपन है। तो ये आपके पास केस हो गया एक एंड ओपन एक एंड क्लोज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट लेंथ को इस तरह से कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल वही सेम पाइप की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास तीन पाइप शेप में कंटेनर्स हैं, फॉर एग्जांपल। ये एक हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास। तो ये आपके पास लेट्स सपोज तीन कंटेनर्स हैं, इसमें से आप देखो एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है। और फर्स्ट वाली कंडीशन को इस तरह से मार्क करते हैं कि उसमें लेंथ शॉर्ट लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में लेट्स सपोज लेंथ ये है। अब यहाँ पर जो वेव बनेगी ना वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, अब इस वेव को अगर हम देखें तो ये वेव कितनी होगी, हाफ होगी, क्वार्टर होगी या फुल होगी। फुल तो खैर नहीं है, हाफ भी नहीं है, ये आपके पास होगी क्वार्टर। ठीक है, क्योंकि हाफ वेव तब होती जब एक क्रस्ट या एक ट्रफ पूरा होता। यहाँ पे तो एक क्रस्ट या जो एक ट्रफ था वो भी हाफ है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वेव जो है वो, ये इसका नोड आ गया, ये एंटी नोड आ गया।
लैम्डा बाय फोर, यानी ये क्वार्टर वेव है। अगर एक वेव के हम चार पीसेस करें तो ये उसका एक वन फोर्थ पार्ट है, सिंपल। और ये इसकी आप एक स्पेसिफिक लेंथ देख सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी कवर हो रही है, और उस लेंथ में आपके पास सिर्फ क्वार्टर वेव आ रही है। अच्छा, इसके बाद हम लेंथ को और इंक्रीज करते हैं। अब आपने लेंथ को और इंक्रीज कर दिया। अब इस लेंथ में आपको जो वेव मिलेगी वो वेव होगी पहले से ज्यादा। मतलब आपको यहाँ तक तो क्वार्टर मिल रही थी, ठीक है। इसके आगे आप जाओगे तो आपको एक वेव फुल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया। और इस कंडीशन में एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि नोड्स और एंटी नोड्स इक्वल है। पहले वाले केस में जो लास्ट हम कर रहे थे उसमें क्योंकि दूसरा एंड भी क्लोज होता है, तो उसमें नोड्स ज्यादा थे, एंटी नोड्स कम थे। यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। और अगर लेंथ की हम कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल, तो लेट्स सपोज ये लेंथ थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल। और अब जो हमने लेंथ कंसिडर की है, ये अब 3 टाइम्स, मतलब उससे ज्यादा है, 30 हो जाएगी, 2 टाइम्स और उसमें ऐड कर देंगे हम। और यहाँ पर आपको वेव मिल रही है वन, मतलब हाफ वेव है, और उसके बाद फिर क्वार्टर पार्ट आ रहा है। यानी 75% वेव आपके पास कवर हो रही है। 75% का मतलब 3/4। मतलब अगर एक वेव में हम टोटल 4 पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं तो उन फोर में से तीन कवर हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस वेव में 3/4 वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, एक क्रस्ट पूरा हो रहा है, जैसे आप इसे अगर काउंट कर रहे हो, और दूसरा हाफ है क्रस्ट, यानी हाफ वेव और उसके बाद क्वार्टर पार्ट, ठीक है। और इसमें लूप्स इसलिए बनते हैं क्योंकि एक साइड हम रिफ्लेक्शन वाली कंसिडर कर रहे होते हैं और एक आपके पास कंप्लीट वेव होती है। इसी तरह से अब हमने लेंथ को और इंक्रीज कर दिया। अब जो लेंथ है आपके पास वो, लेट्स सपोज 50 सेंटीमीटर हो गई। और इस लेंथ के अकॉर्डिंगली अब जो आपको लूप्स मिलेंगे वो पहले से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इस लेंथ में अगर हम वेव्स को मार्क करते हैं तो पहली वाली एज इट इज रहेगी, क्वार्टर। ये उसके बाद आ गई, और ये उसके बाद आ गई, ठीक है। अब आप देखो, एक वेव कंप्लीट हो रही है और एक वेव आपको क्वार्टर मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंटी नोड था, ये एंटी नोड्स आ गए और बाकी आपके पास नोड्स हो जाएंगे। तो इसमें वन वेव फुल मिल रही है और वन वेव आपको सेम वही क्वार्टर फॉर्म में मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स जो है वो वेव के कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। तो 5 λ/4। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन वेव्स को वही पार्ट्स में डिवाइड करते हो, क्वार्टर पार्ट्स में, तो टोटल 5 यहाँ पर क्वार्टर पार्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 पार्ट्स में वन वेव कंप्लीट हो जाती है।
अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे पास हो गई चेंजिंग लेंथ। और यहाँ पर भी आपको सेम वही रेफरेंस मिल रहा है कि आपने वेव को चेंज, मतलब लेंथ को चेंज किया। तो जैसे कल वाले पार्ट में ये था कि हर लेंथ को चेंज करने पे 0.5 वेवलेंथ बढ़ रही थी। यहाँ पर भी 0.5 बढ़ रही है। पहले क्वार्टर थी, उसके बाद हाफ वेव और आ गई यानी 0.5। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में आपने देखा एक हाफ लूप और आ गया। तो हर बार जो है वो लेंथ चेंज करने पर आपको हाफ वेवलेंथ और मिल रही है पहले से। तो एवरी नेक्स्ट स्टेशनरी वेव इज हाफ वेवलेंथ एक्स्ट्रा। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे ऑड नंबर्स का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है। तो सब ऑड नंबर का मल्टीपल्स हैं यहाँ पर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप खुद से लिख सकते हो देखकर। उसके हिसाब से अभी फिलहाल जो मेन पर्पस था वो हमने डिस्कस कर लिया, कैसे आपने डिज़ाइन कैसे करना है। उसके बाद आगे चलते हैं चेंजिंग फ्रीक्वेंसी पे। अब चेंजिंग फ्रीक्वेंसी को जैसे हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही आज भी हम डिस्कस करेंगे। अब चेंजिंग फ्रीक्वेंसी में लेंथ को हम फिक्स कर लेंगे। जैसे हमारे पास ट्यूब की लेंथ है, फॉर एग्जांपल हम ट्यूब की लेंथ को फुल कंसिडर कर लेंगे। और क्योंकि लेंथ तो अब चेंज होगी नहीं, तो फुल लेंथ ऑफ ट्यूब कंसिडर करके आप बाकी इसमें मार्किंग्स कर सकते हो अब। इस तरह से। अब यहाँ पर लेंथ फिक्स कर दी और लेट्स सपोज ये कंप्लीट लेंथ 50 सेंटीमीटर्स की है सारी। जैसे हमारे पास मैक्सिमम लेंथ पहले हमने कवर की थी 50। 50 सेंटीमीटर। अच्छा, 50 सेंटीमीटर में होगा ये कि जैसे पहले हम कम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। तो पहले लेट्स सपोज आपके पास पूरे ट्यूब में लेट्स सपोज इस तरह से एक क्वार्टर वेव बन रही है। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे अब। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अब पहले से लूप ज्यादा हो जाने चाहिए। ठीक है। ये अब आपके पास फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई। और इसी तरह से अब इसे और इंक्रीज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स और इंक्रीज हो जाएंगी।
इस तरह से। तो ये इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी हो गई। और बाकी इसमें आप नॉट्स एंटी नॉट्स उसी तरह से मार्क कर सकते हो। और जिस तरह से लास्ट हमने टू एंड्स क्लोज में फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक डिस्कस किया था, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक होगा। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो ये आपके पास हार्मोनिक्स आ गए, और फर्स्ट वाले हार्मोनिक के अकॉर्डिंगली अगर हम वैल्यू देखें तो वो इक्वल आ रही है λ/4 के। और दूसरी वाली को अगर हम देखें तो वो 3 λ/4, क्योंकि उसमें 3 क्वार्टर्स कवर हो रहे हैं। और लास्ट वाली में अगर हम देखें तो उसमें एक फुल वेव है यानी 4 क्वार्टर, और एक बिल्कुल क्वार्टर वेव है तो 5, तो उसमें 5/4 है। और इनकी लेंथ के अकॉर्डिंगली अगर इन्हें कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट वाले में लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो λ/4 इज इक्वल्स टू 50। और 4 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब ये वाली जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल हो जाएगी। और अब नेक्स्ट वाले केस में अगर हम देखें तो वहां पर जो गिवन लेंथ है 50 सेंटीमीटर, वो 3 λ/4 के, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर होगा 66.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर जो वेव्स कवर अप हो रही हैं वो मतलब वेव अब आपके पास 3 टाइम्स कम हो गई। ठीक है, क्योंकि 66 से राउंड ऑफ अगर आप 70 करते हो तो 70, और फिर 70 ऐड किया 140, फिर ऐड किया 210, तो 200 ओरिजिनल वैल्यू थी। तो ऑलमोस्ट अभी जो आपको आंसर मिल रहा है वो ओरिजिनल वेव का लेस देन 3 है, मतलब डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 3 पार्ट्स होंगे। और फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर 1 क्वार्टर था, यहाँ पर 3 क्वार्टर आ गए, तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स बड़ी है, वेवलेंथ 3 टाइम्स कम हो रही होगी। सिंपल। और सेम केस यहाँ पर फाइनल हम उसमें करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर 40 सेंटीमीटर। और वैसे भी अगर आप काउंटिंग करो तो यहाँ पर 2 4 क्वार्टर वेव्स है, और एक और 5 क्वार्टर वेव्स पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स बड़ी है, वेवलेंथ 5 टाइम्स कम हो रही होगी, क्योंकि 200 को 40 से डिवाइड करो अगर आप, तो 5 आंसर आएगा। तो पहले के कंपैरिजन में 5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी बड़ी है, लेकिन वेवलेंथ कम हुई है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बस इसमें बेसिकली मार्किंग करना डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो करने के बाद आपके पास सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाती है यहाँ पर इजीली। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमने लास्ट भी कुछ क्वेश्चंस पहले से किए थे वेव से रिलेटेड, और भी इसमें क्वेश्चंस अगर हम देखें।
अच्छा, कल जो बेसिकली हमने डिस्कस किया था उसमें जो आज हमने डिस्कस किया है उसका ऑपोजिट था थोड़ा सा। मतलब आज वाले में पहले आप ये बताओ कि इसमें कोई कंफ्यूजन। अगर आज वाले कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसी से आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हो इजीली। कल बेसिकली बस इतना डिफरेंस था। कल जो है वो 2 पॉइंट्स फिक्स थे। अच्छा, इसमें अब जैसे कल वाली आप उसको देखो कि हमारे पास केस था। इसमें अ, होता यह है कि अगर आप एक सिंगल लूप बनाते हो, जैसे यहाँ पर चेंजिंग लेंथ में पहला लूप बना हुआ है, तो यहाँ पर 2 नॉड्स हो गए और एक एंटी नोड आ गया। ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग की एग्जांपल ली थी कि अगर स्ट्रिंग को आप दो जगह पे फिक्स कर दो और उसे आप बीच में से वाइब्रेट करते हो, तो सेंटर में एंटी नोड बनेगा और उसकी दो साइड्स पे नॉड्स बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से आप लूप्स को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। लेकिन ये वाली जो डायग्राम है ये फंडामेंटल है। मतलब इससे कम लूप दो फिक्स एंड के बीच में हो ही नहीं सकते। मतलब अगर दोनों एंड्स फिक्स हैं तो दोनों एंड्स फिक्स के बीच में एटलीस्ट ये लूप तो बनेगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे कम करेंगे तो लूप नहीं बनेगा, एक साइड ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल हो गया। अब इसकी कोई भी लेंथ हो, जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो इस 10 सेंटीमीटर लेंथ में आपको हाफ वेव लेंथ मिल रही है। ठीक है। अब अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो, आपने लेंथ को कर दिया डबल, तो एक ऐसा लूप और ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक जो लेंथ थी और बेसिक जो वेवलेंथ थी उससे हमारी जो लेंथ है वो डबल हो गई, और वेवलेंथ भी बढ़कर एक हो गया कंप्लीट, यानी एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। सही है। तो इससे आपको ये पता चला कि लेंथ आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, लेंथ हुई है 2 टाइम्स। आप देखो लेंथ बढ़ी है 2 टाइम्स, लेकिन वेवलेंथ कितनी इंक्रीज हुई है? सिर्फ हाफ वेवलेंथ बढ़ी है पहले से। पहले 0.5 थी, अब 1 हो गई, यानी 0.5 और ऐड हो गई। तो इसलिए हर एक स्टेशनरी वेव में यहाँ पर लेंथ चेंज करने वाले केस में अगर आप लेंथ बढ़ाते जाओगे तो आपके पास वेवलेंथ हाफ ऐड होती जाएगी। ठीक है। इस तरह से। और इसी केस को अगर आप चेंजिंग फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाते हो, जैसे गिटार में स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स होती है 2 पॉइंट्स के, अब आप उसे ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करवाओ, स्लो वाइब्रेट करवाओ, तो उसमें लूप्स जो है वो फिर उस पर डिपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है, अब चेंजिंग फ्रीक्वेंसी में हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले वही बेसिक लूप एक लूप बनाएंगे, क्योंकि दो फिक्स पॉइंट में एटलीस्ट एक लूप बनना लाजमी होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये बेसिक है, पहला वाला जो है वो फंडामेंटल है, फर्स्ट हार्मोनिक। अब यहाँ पर लेंथ हमने कंसीडर की 50 सेंटीमीटर फॉर सपोज, और इस लेंथ में अगेन आपको हाफ वेव लेंथ मिल रही है क्योंकि एक लूप बन रहा है। और इस लूप के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो रेगुलर लाइन बनाते हैं, तो लेट्स सपोज ये आपके पास ओरिजिनल वेव है, और ये जो डॉटेड लाइन है ना ये इसका रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जब उसे वाइब्रेट करते हो स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग आपको इस तरह से दो जगह नजर आ रहा होता है बेसिकली, क्योंकि वाइब्रेशन फास्ट होती है तो ऐसा लगता है कि वो 2 पॉइंट्स पे मौजूद है, लेकिन हमें ये पता है स्ट्रिंग एक है तो एक वक्त में वो किसी एक ही जगह हो सकता है, दोनों जगह तो नहीं हो सकता। तो एक जो आपको उसकी पोजीशन नजर आ रही होती है वो उसका रिफ्लेक्शन हम उसे कंसीडर करते हैं। रिफ्लेक्शन इसलिए, जैसे स्विमिंग पूल की एग्जांपल ली थी, अगर उसमें आप रिपल टैंक होता है तो रिपल टैंक में क्या होता है, एक एंड पर मोटर कनेक्ट करते हैं और उसमें से वेव जनरेट होती है। अब वो वेव आगे ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से वेव को जनरेट किया, अब वो इस तरह ट्रेवल कर रही है, अब यहाँ पर आ गई वॉल। अब वॉल आने की वजह से क्या होगा, ये वेव स्ट्राइक करके वापस आएगी, तो अब ये वापस आ रही है।
इस तरह से। ठीक है। तो बेसिकली ग्रीन वाली जो वेव थी वो प्रोग्रेसिव थी, फॉरवर्ड जा रही थी। और ये जो ब्लू वाली है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लू वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड है, और ग्रीन वाली जो है वो ओरिजिनल वेव है जो फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही थी। ठीक है। तो जब ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, एक पॉइंट पे मीट करे और सेम फ्रीक्वेंसी हो या सेम वेवलेंथ हो, तो इस कंडीशन में आपको मिलती है यहाँ पर स्टैंडिंग वेव। ठीक है। और ये स्टैंडिंग वेव बेसिकली स्टेशनरी वेव भी कहलाती है। आप स्टेशनरी कहो या स्टैंडिंग, एक ही बात है। सही है। तो इसलिए जो डॉटेड लाइन बनाई होती है हमने, या दो लाइंस हम जो बना रहे हैं, लूप बन रहा है बेसिकली, ये लूप बनने का रीजन यही है कि एक रिफ्लेक्टेड वेव आती है फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड, और एक बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रही है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही होती है। ब्लू वाली इस डायरेक्शन में है तो ग्रीन वाली फॉरवर्ड थी। ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा अब जो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी थी उसमें हमने क्या करना है कि लेंथ वही रखनी है, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाना है। अब आपने बेसिक में ये ऑब्जर्व किया कि बेसिक अगर आप रखते हो तो बेसिक में ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है, लेट्स सपोज अगर हम नंबर्स के साथ देखें। ठीक है। वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर पे कंप्लीट होना चाहिए इस लेंथ के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास बेसिक वेवलेंथ और बेसिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट केस में लूप्स को बढ़ा दिया। अब आपने लूप्स को बढ़ा दिया। अब लूप्स को बढ़ाने से क्या हुआ कि लेंथ तो वही रहेगी, और उसी लेंथ में एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है क्योंकि एक क्रस्ट आ रहा है और एक ट्रफ आ रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर में नहीं है। बेसिकली ये जो हमने लिखा है, ये एक जर्नली लिखा है हमने। मतलब वो वैल्यूज तो वेवलेंथ की सॉल्व की हुई है। ये इस तरह से है। ठीक है। मतलब इस वक्त जो आपको इस कंडीशन में जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो बेसिक होगी, वो फंडामेंटल होगी। ठीक है। जैसे वेवलेंथ आपको 100 मिल गई तो आप फ्रीक्वेंसी v इक्वल्स टू एफ लैम्डा करके उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम सेकंड केस में गए तो हमें पता चला कि पहले इस लेंथ में हाफ वेवलेंथ बन रही थी, अब इसी लेंथ में फुल वेवलेंथ बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और वेवलेंथ हाफ हो गई। ठीक है, क्योंकि पहले इस लेंथ में वेवलेंथ कवर नहीं हो पा रही थी, अब हो रही है। इसी तरह से फिर थर्ड केस पर आप आए। अब थर्ड केस में और ज्यादा लूप हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ उस 50 सेंटीमीटर में अब आप देख सकते हो कि 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कम लेंथ में ज्यादा वेव्स बनने का मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये डिस्कस किया था हमने टू एंड्स क्लोज में। और यही सिनेरियो आपके पास है यहाँ पर वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज में। ठीक है। बस इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पर एक एंड ओपन है, तो इसलिए इसमें क्वार्टर वेव जो है वो हमारे लिए फंडामेंटल होगी। क्योंकि क्वार्टर वेव जब हम बनाएंगे तो उसमें एक वेव का साइड ओपन होगी, एक क्लोज होगी। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा जो डाउट होगा बाकी अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें वो हम दोबारा से जब डिस्कस करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस थी वो लेंथ हमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट की हुई थी ताकि हमें एक आइडिया हो सके कि अगर इस लेंथ के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस दिए जाएं तो उनके आंसर्स को कैसे ड्राइव करना है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन में तो लेंथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिवन होगी। अब इसमें से देखते हैं कि ये तो हम कर चुके थे। ये भी यंग डबल स्लिट है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब ये स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स आ गई। ठीक है, दो पॉइंट्स इसमें फिक्स हैं। अ वाइब्रेटर इज यूज टू ऑसिलेट। तो अब आप एक डिवाइस यूज कर रहे हो जो इसे वाइब्रेट कंटिन्यूअसली करवाती रहेगी। ठीक है, जैसे हमने रिपल टैंक की एग्जांपल ली थी उसी तरह से। एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जर्वेबल स्टेशनरी वेव एट वन इंस्टेंट द मूविंग स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा था, आपने उसकी स्क्रीनशॉट लिया लेट सपोज। तो आपको उस स्क्रीनशॉट में ये मिला कि स्ट्रिंग अभी स्ट्रेट है बिल्कुल, जैसे आपको अभी नजर आ रहा है डायग्राम में। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा होगा। लेकिन उस ऑसिलेशन में अगर हम उसे एक इंस्टेंट पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे आप वीडियो को एक जगह पॉज कर देते हो तो उसमें आपके पास एक पोजीशन फिक्स आ जाती। तो ये उस तरह की एक पोजीशन गिवन है। और इसमें जो डॉट गिवन है डायग्राम के अंदर, ये नॉट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पॉइंट पी है इस डायग्राम में, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, पहले से उन्होंने क्लियरली बता दी। और जो स्पीड है 35 है। और टाइम पीरियड जो है वो 0.04 सेकेंड्स है यहाँ पर। और आपने बताना है कि एक्सप्लेन हाउ द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग। तो कल वाले क्वेश्चंस में भी यही चीज़ पूछी थी, उसमें भी हमने इसी तरह से आंसर लिखा था। यहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्टिव पूरा लिख लेते ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट जो हम डायग्राम में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपने ये लिखना होता है कि जो यहाँ पर वाइब्रेशन के लिए डिवाइस यूज़ की जा रही है, प्रोड्यूसेस अ प्रेशर वेव। अब ये प्रोग्रेसिव वेव फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी ऑन द स्ट्रिंग। अब ये सामने से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड। टू प्रोड्यूस एन अदर प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रोग्रेसिव वेव आ गई, जैसे कि यहाँ पर हमने मार्क की थी एक अपवर्ड वाली और एक डॉटेड वाली। तो डॉटेड वाली रिफ्लेक्टेड आ रही है। सो बोथ वेव्स हैव सेम स्पीड। उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो भी सेम होगा। और इसके रिजल्ट में इज अ स्टेशनरी वेव।
ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और इसकी डेफिनेशन होगी, तो जब भी कभी पूछी जाएगी तो इसका यही पर्पस होगा। उसके बाद आपने फिगर 5.1 पे स्केच करनी है लाइन टू शो अ पॉसिबल डायरेक्शन, सॉरी, पॉसिबल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग अ क्वार्टर ऑफ अ साइकिल लेटर देन द पोजीशन शोन इन द डायग्राम। तो अभी जो आपको स्ट्रिंग की उन्होंने पोजीशन दिखाई थी स्ट्रेट, तो अगर आप उसमें क्वार्टर साइकिल आगे जाते हो, ठीक है, तो क्या पोजीशन होगी स्ट्रिंग की ये आपने बताना है। ठीक है, तो आसान है, उन्होंने कहा था कि पॉइंट पी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बन रहा होगा ट्रफ। ठीक है, और इसके बाद बन जाएगा क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, और फिर ट्रफ। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डायग्राम हो जाएगी वेव की। तो ये आपने बस ड्रॉ करके दिखाना है इसमें। अच्छा, पहले क्रस्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने कहा था पॉइंट पी डाउनवर्ड जा रहा है, तो वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये पहले डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, ये रहा, इसलिए हमने पहले ट्रफ बनाया। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी ने नोटिस किया है सही से तो उसे पता होगा, वरना वो पहले क्रस्ट बना देगा। ठीक है, उसके बाद है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नोट करना है। तो उसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वेव्स कितनी कवर हो रही हैं। तो यहाँ पर एक, दो और टू एंड हाफ वेव्स कवर हो रही हैं। ठीक है, तो 2.5 आपके पास वेव कवर हो रही है। जैसे अभी हमने स्टैंडिंग वेव्स में पढ़ा, हम उसमें ऐसी मार्किंग करते थे, तो यहाँ पर भी आप हर डायग्राम को ऐसे ही टेस्ट करोगे। पहले आप उसमें वेव्स देख लो कितनी है, और अब उसमें अगर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा अगर हम यूज़ करते हैं, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है। स्पीड उन्होंने दी थी 35 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वैसे उन्होंने डायरेक्ट हमें दी नहीं है, उन्होंने हमें दिया टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इन्वर्सली होता है, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिलहाल हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, टाइम पीरियड नहीं। तो हम ये वाला लिंक यूज कर लेंगे, 1/0.04 करके। 35 डिवाइडेड बाय 25, ये आ रहा है 1.4। यानी 1.4 मीटर जो है वो आपके पास लेंथ होगी एक वेव की, और हमारे पास बन रही है 2.5 वेव्स। तो इस हिसाब से जो लेंथ कवर की है वेव्स ने, वो 3.5 मीटर्स कवर की है। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ में 2.5 वेव्स कवर हो रही थी, और एक वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 1.4 है। तो 1.4, 1.4 और फिर हाफ। ठीक है, तो उससे आपको टोटल डिस्टेंस इजीली मिल जाएगा। उसके अलावा डी पार्ट जो है ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट है,
और है ये 2 मार्क्स के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी है, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला है नहीं है हमारे पास। और वो क्वांटिटी भी बहुत सिंपल है जो हम यूज करते रहते हैं वेव्स में। अब इन्होंने कहा पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग है जीरो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से लेकर एक और टाइम की उन्होंने वैल्यू दी है 0.06 सेकेंड। तो पार्टिकल ने जीरो से स्टार्ट किया और इस टाइम ड्यूरेशन तक पहुंचते पहुंचते उसने टोटल डिस्टेंस 72 मिलीमीटर का कवर कर लिया। अब 72 मिलीमीटर कवर करने के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, हमने कोई इक्वेशन उसके बारे में लिखी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप प्रीवियस पार्ट को लिंक करो नेक्स्ट वाले पार्ट से तो आसान हो जाएगा। पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था ए बी की लेंथ फाइंड आउट करके दिखाओ, और टाइम पीरियड उन्होंने आपको बता दिया था। इस बार क्या किया है, इस बार उन्होंने जर्नल एक टाइम की वैल्यू बता दी और वो कह रहे हैं कि इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस भी खुद दे दिया। एम्पलीट्यूड अब आपने बताना है। ठीक है। तो बेसिकली ये प्रीवियस जो पार्ट्स थे उनका एक रिवर्स फॉर्म है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि पहले तो टाइम जो था वो 0.04 था एक वेव कंप्लीट होने का, और यहाँ पर जो टाइम है वो 0.06 है। इसका मतलब है ये टाइम पीरियड से ज्यादा है। तो इसका मतलब इस टाइम में ज्यादा वेव कवर होनी चाहिए, मतलब एक से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, 0.04 सेकेंड में एक वेव कंप्लीट हो रही थी। तो अगर 0.06 है तो 0.06 में कितनी वेव्स कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप देखो 0.04 है, इसे आपने इसमें 0.02 और ऐड कर दिया, यानी हाफ टाइम और ऐड कर दिया, तो हाफ वेव और ऐड हो जानी चाहिए। इसमें वन वेव बन रही थी, इसमें 1.5 वेव बन जाएगी, सिंपल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो उन्होंने टाइम दिया उसमें 1.5 वेव बन रही है, पहली बात तो आपको ये पता चल गई। अब 1.5 वेव का मतलब ये हुआ कि पहले हम 1.5 वेव बना लेते हैं पूरी। तो आपने 1.5 वेव बनाई, ये आ गई 1.5 वेव। और इस वेव ने पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है वो 72 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इसने उनके अकॉर्डिंग। ये इसकी मेन पोजीशन आ जाएगी। ओके। अब मेन क्वेश्चन एम्पलीट्यूड का है। ठीक है। अब एम्पलीट्यूड कैसे काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा पार्टिकल ने जीरो से स्टार्ट किया, उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी। तो अगर पहले क्रस्ट है लेट सपोज, क्योंकि अभी क्रस्ट रफ का मसला नहीं है, कोई भी आप पहले मार्क कर लो, वो हमारा मेन कंसर्न नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर क्रस्ट से स्टार्ट करें तो पहले पार्टिकल जाएगा ऊपर की तरफ ऑसिलेट करके, फिर वो आएगा नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये 2 बार मूवमेंट हो गई। अब वो इस मीन पोजीशन से ट्रफ की तरफ जा रहे हैं, और फिर इस ट्रफ से वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं। इसने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया लेट सपोज। तो ये पहले ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेगा, फिर ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, उसके बाद ये नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा। ठीक है। फिर मीन पोजीशन से दोबारा ये क्रस्ट की तरफ जाएगा और वापस फिर मीन पोजीशन पर आएगा। तो इतने वाइब्रेशंस के अंदर 1.5 वेव पूरी हो जाएगी। सही है। मतलब ये पार्ट ऐसे बना है आपने जैसे, क्योंकि पार्टिकल हमें पता है पार्टिकल आगे ट्रांसफर नहीं होते, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा। एनर्जी में हमने पढ़ा था कि मैटर ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी होती है। तो ये होगा इस तरह से कि पार्टिकल ने पहले क्रस्ट बनाया, फिर ट्रफ बनाया, उसके बाद फिर से क्रस्ट बनाया। ठीक है। तो वो पार्टिकल अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहा है। पहले ऊपर गया, फिर मीन पोजीशन की तरफ आया,
एक एम्पलीट्यूड, क्योंकि मेन क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड, तो हम एम्पलीट्यूड काउंट कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद फिर वो यहाँ से नीचे गया, फिर वापस आया, फिर उस मीन पोजीशन से दोबारा ऊपर गया, और फिर वापस आया। तो इस तरह से 1.5 आपके पास वेव कंप्लीट हो गई इतने टाइम में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और उन्होंने कहा कि इतनी ऑसिलेशंस में इसने 72 मिलीमीटर्स कवर कर लिए। तो इसका मतलब इस 72 मिलीमीटर कवर करने में उसने 6 एम्पलीट्यूड्स बना दिए। ठीक है, तो एक एम्पलीट्यूड की लेंथ पता चल जाएगी आपको, 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था एम्पलीट्यूड वाला, लेकिन इससे ये है कि आपको कॉन्सेप्ट वेव्स के बारे में, स्टैंडिंग वेव के बारे में स्पेसिफिक काफी क्लियर हो जाता है, कि काउंटिंग करना इसमें आपको और क्लियर आ जाती है। एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं स्टैंडिंग से रिलेटेड। भी यंग डबल स्लिट था। हाँ, ये वाला कर लेते हैं। इसमें भी आपके पास जो है वो स्टैंडिंग वेव है और ट्यूब वाला केस गिवन है। ओके। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है अ ट्यूब इज इनिशियली submerged in water, the axis of the tube is kept vertical। इसे वर्टिकल रखा हुआ है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। और ट्यूब इज स्लोली रेस्ड आउट ऑफ द वाटर, तो अब आप इसे स्लोली ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो। और इसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ ऊपर, और ये आप देख सकते हो एयर कॉलम इसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एयर है और नीचे तो वाटर आ गया। A loudspeaker producing sound of frequency 530 Hz is positioned at the open top end of the tube. As it is raised, the water surface inside the tube is always level with the water surface outside the tube. Now the speed of the sound in the air column in the tube is 340 meter per second. तो स्पीड ये है। Describe a simple way that a student without requiring any additional equipment can detect when a stationary wave is formed in the air column as the tube is being raised। तो बिना एक्स्ट्रा कुछ इक्विपमेंट यूज किए बगैर आपने ये बताना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्टेशनरी वेव जो है वो एयर कॉलम में बन चुकी है। एयर कॉलम का मतलब है यहाँ पर बनानी है हमें। ठीक है, तो आप उस ट्यूब को इतना रेस करोगे कि जब तक आपको एक एयर कॉलम में एक स्टेशनरी वेव मिल नहीं जाती। ठीक है, तो अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि वो वेव पूरी हो चुकी है? अब यहाँ पर बात हो रही है लाउड स्पीकर की। ठीक है, अगर स्टैंडिंग वेव पूरी बनती है, ठीक है, अब इसमें आपने थोड़ा सा इसे विजुलाइज करना है कि अगर एक वेव फॉरवर्ड गई और फिर वो वेव वापस आ गई, तो ये आपके पास थोड़ा सा एको का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर खड़े होते हो और आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, साउंड आगे ट्रैवल करके गया और वापस आ गया। ठीक है, अब वापस आने का मतलब ये हुआ कि वो अब आपको खुद को सुनाई दे रहा है, और वो रिफ्लेक्ट होने की वजह से बार बार सुनाई देता है एको में। तो इसी तरह अगर यहाँ पर होता कि वेव फॉरवर्ड गई
और वेव फॉरवर्ड जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, क्योंकि स्टैंडिंग वेव ऐसे ही जनरेट होती है। अब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो जब दोनों वेव्स कंबाइन होंगी, ठीक है, तो उनका क्रस्ट पहले से ज्यादा होगा और ट्रफ भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से आपको साउंड जो है वो पहले से ज्यादा लाउड सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको लाउड साउंड सुनाई देगा पहले से, मतलब वो अचानक होगा, एक पॉइंट पर होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर वो सुनना शुरू कर दे, क्योंकि हम उसे मूव कर रहे हैं। तो मूव करते करते एक पॉइंट पर आपको अचानक से लाउड साउंड सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि स्पीकर से जो साउंड जनरेट हो रहा होगा वो तो यूनिफॉर्म होगा, वो हमें नॉर्मली सुन रहा होगा। लेकिन बीच में एक पॉइंट पर आकर आपको एक लाउड साउंड सुनाई देगा, और वो लाउड साउंड बेसिकली आपको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव की रिप्रेजेंटेशन वहां से पता चलेगी। अनयूजुअली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब above the surface of the water when a stationary wave is first produced in the tube. Assume that an antinode is formed level with the top of the tube. इसका मतलब है जो लेवल ट्यूब का जो टॉप है वहां पर एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि वहां पर आपके पास एंटी नोड बनता है, क्योंकि वो एंड ओपन है। अब आपने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द ट्यूब एंड ऑफ हाइट ऑफ द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब। तो अब इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने आपसे कहा अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर सरफेस के ऊपर बात हो रही है, तो वाटर सरफेस के अगर हम ऊपर देखें, और एक और उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि जो एंटी नोड फॉर्म होगा वो टॉप ऑफ द ट्यूब के लेवल होगा। तो यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए, एंटी नोड आ गया ट्यूब के साथ, और ऊपर एयर कॉलम में आपके पास इस तरह से नोड बन जाएगा स्टेशनरी वेव का। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वार्टर वेव है, सेम λ/4। और उसके अलावा उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है हमें, और स्पीड भी दी है। तो अगर हम v = f λ अप्लाई करते हैं इस पे, 340 530, तो ये वेवलेंथ इक्वल हो जाएगी 0.64 के। मतलब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वेवलेंथ आ रही है 0.64 मीटर्स पे। ठीक है, और अभी जो हमने ये डायग्राम बनाई है एयर कॉलम में, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वेवलेंथ है वो λ/4 बनती है। क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल होती है, तो हम फंडामेंटल के साथ इसे कंपेयर करके देख लेते हैं। तो फंडामेंटल वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि एंटी नोड आपके पास बिल्कुल लेवल पर बन रहा है वहां पर। तो अब आप देखो, अभी जो हमने ये डायग्राम्स डिस्कस की थी ना, जैसे कि ये यहाँ पर हम ये कंपेयर कर रहे थे कि इस लेंथ में इतनी वेवलेंथ आ रही है, ये 50 सेंटीमीटर इक्वल है λ/4 के। ठीक है, अभी हमें लेंथ नहीं पता, अभी हमें वेवलेंथ के बारे में पता है। तो ये इसी तरह का कंपैरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये एच जो है बेसिकली ये लेंथ है वर्टिकल। अब हमें ये नहीं पता कितनी है, बस हमें ये पता है कि इसमें क्वार्टर वेव कंप्लीट हो रही है।
और वेवलेंथ की वैल्यू है 0.64। तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा 0.16 मीटर। तो इस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी और स्पीड की वैल्यू थी उससे हमने वेवलेंथ फाइंड आउट किया, और उनकी अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा था एंटी नोड जो है वो वहां ऊपर बन रहा है। और उन्होंने कहा स्टेशनरी वेव इज फर्स्ट प्रोड्यूस, तो अभी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल वेव बनेगी वो इस तरह से बन रही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशन करके ये फाइंड आउट कर लिया कि जो हाइट होगी ट्यूब की वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, फिर से एंड करते हैं। डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्यूब बिटवीन द पोजिशंस at which the first and the second stationary waves are formed। अच्छा, अब सेकंड की बात करें तो हमारे पास डायग्राम्स ऑलरेडी बनी हुई है। तो फर्स्ट वाली में अगर आप देखो तो वहां था λ/4। सेकंड वाली डायग्राम में क्या बनता है, 3 λ/4। तो उन्होंने कहा फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इनको हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो दो पॉइंट्स के बीच में तो आप उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर जो सेकंड वेव है वो इसके इक्वल है, और फर्स्ट वाली, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर रहेगा सिर्फ λ/2। तो λ/2 का मतलब ये हुआ कि लैम्डा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, वो है 64। तो डिस्टेंस के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.32, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से इस पार्ट का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ आइडियाज हो गए क्वेश्चंस की फॉर्म में, और स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है।